जय हिंद, राम राम, वंदे मातरम सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए हम बात करेंगे आज जो है एक्सरसाइज 9th नंबर यानी कि 12वीं की हिंदी की बात करते हैं। एक्सरसाइज 9 प्रगीत और समाज की हम बात करें, जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम चाहेंगे सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने का। जो भी प्रश्न इस चैप्टर से बनते हैं वो सारे के सारे एनालिसिस करेंगे कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनाने का प्रयास करेंगे। वहीं बात कर लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी प्रश्न जो है वीवीआई लगे उसको हम मार्क कर देंगे कि ये क्वेश्चन वीवीआई है, उसको ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना है, बस और कुछ नहीं है। तो चलिए हम बात करेंगे। आज का पहला सवाल है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे, पाठ के आधार पर स्पष्ट करा। तो ये भी एक समय कह सकते हो एक तरह से वीवीआई है, क्योंकि इसको जो है अक्सर पूछे ही जाते हैं ये सब। ये ध्यान में रखना है क्या है। हम बात कर लेते हैं प्रश्न की, प्रश्न यानी कि उत्तर की। रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श प्रबंध काव्य थे। प्रबंध काव्य में मानव जीवन का पूर्ण दृश्य होता है। इसमें घटनाओं की संबंध श्रृंखला और स्वाभाविक क्रम से ठीक ठीक निर्वाह के साथ हृदय को स्पर्श करने वाले उसे नावा भावों को रसाफक अनुभव कराने प्रसंग होते हैं। यही नहीं, प्रबंध काव्य में राष्ट्रीय प्रेम, जातीय भावना, धर्म या आदर्श जीवन की प्रेरणा देना ही उद्देश्य होता है। प्रथम प्रबंध काव्य की कथा चूँकि यथार्थ जीवन पर आधारित होती है, इससे उसमें असंभव और काल्पनिक कथा का चमत्कार नहीं बल्कि यथार्थ जीवन के विविध पक्षों का स्वाभाविक और औचित्य चित्रण होता है। शुक्ल को सुरसागर इसलिए परिसीमित लगा क्योंकि यह गीति काव्य आधुनिक कविता को उन्हें शिकायत थी कि कला के लिए पुकार के कारण यूरोप में प्रगीत मुक्तकों का ही प्रचलन अधिक देखकर यहाँ भी उसी का जमाना यह बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की किसी को फुर्सत कहाँ है, कहाँ जिनमें कुछ दतिवृत्त भी मिला रहता हो। इस प्रकार काव्य में जीवन की अनेक परिस्थितियों की ओर ले जाने वाले प्रसंगों या आख्यानों का उद्भावना बंद सी हो गई है। इसीलिए जो ही प्रसाद की शेर सिंह का शस्त्र समर्पण पेथो की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया तथा कामयानी और निराला की राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास के आख्यान काव्य सामने आई तो शुक्ल जी संतोष व्यक्त करते हुए हैं। शुक्ल की संतोष व्यक्त करने का कारण यह है कि प्रबंध काव्य में जीवन का पूरा चित्र खींचा जाता है। कवि अपनी पूरी बात को प्रबलता के साथ यह कह पाता है कि यही कारण है कि रामचंद्र शुक्ल को काव्यों में प्रबंध काव्य की प्रिय लगता है। ये याद रखना है, मतलब कि वही घुमा फिरा के ले जाता है। अब जो है कि पहले के समय जो है लंबे लंबी कविता पढ़ना लिखना पसंद नहीं करते हैं लोग। प्रबंध काव्य, गीति काव्य, ये सारे के बारे में चर्चा हुआ है। हमने तो क्लास में कहानी की तरह जो कहानी कहे हैं इस हिंदी का, उसी तरह उस पे ध्यान देना है। थोड़ा इस पे क्या करना है, मतलब कि 2-3 बार जो है देख लेना है, वीडियो को समझ के पढ़ के समझ लेना है, इसके अनुसार से अपना आंसर बनाना है। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे कला के लिए सिद्धांत क्या है, तो ये और वीवीआई है। ये जो बात करते हैं वीवीआई है, इसको ज़्यादा याद रखना है। कला के लिए सिद्धांत का अर्थ है कि कला लोगों में कलात्मक का भाव उत्पन्न करने के लिए है। इसके द्वारा रस व माधुर्य की अनुभूति होती है। इसीलिए प्रगीत मुक्तकों की रचना का प्रचलन बढ़ा है। इसके लिए यह भी तर्क दिया जाता है कि अब लंबी कविता को पढ़ने और तथा सुनने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। ऐसी कविता जिसमें कुछ इतिवृत्त भी मिलता रहता है उबाऊ होती है। विशुद्ध काव्य की सामग्री की ही कविता का आनंद दे सकती है। यह केवल प्रगीत मुक्तकों से ही संभव है, ये याद रखना। वही बात करते हैं नेक्स्ट की। प्रगीत को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे और इसके बारे में धारणा प्रचलित रही है, क्या धारणा प्रचलित रही है, ये बताना। अब यहाँ बात करते हैं अपनी व्यक्तिगता और आत्मपरकता के कारण लिरिक अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में आती है। प्रगीत धर्मी कविताएं न तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती है, न उनसे इसकी अपेक्षा की जाती है। आधुनिक हिंदी कविता में गीति और मुक्तकों के मिश्रण में नूतन भाव
भूमि जो गीत लिखे जाते हैं उन्हें प्रगीत की संज्ञा दी जाती है। सामान्य समझ के अनुसार प्रगीत धर्मी कविता नितांत व्यक्तिक और आत्मपरक अनुभूति की अभिव्यक्ति मात्र है। यह सामान्य धारणा है कि इसके विपरीत अब कुछ लोगों द्वारा यह भी कहा जाने लगा है कि अब ऐसी लंबी कविताएं जिसमें कुछ इतिवृत्त भी मिला रहता है, इन्हें पढ़ने तथा सुनने की किसी को फुर्सत कहाँ है, अर्थात नहीं है। ये याद रखना, इतना ही है बस। इसके बारे में बस लिखना है समझ के, और कुछ नहीं है। वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताओं से क्या तात्पर्य है? आत्मपरक प्रगीत और नाट्य धर्मी कविता की यथार्थ व्यंजना में क्या अंतर है? तो बात कर लेते हैं। वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविता में जीवन के समग्र चित्र उपस्थित हो जाते हैं। वस्तुतः मुक्तिबोध की लंबी रचनाएं वस्तुपरक है, परंतु आत्म संघर्ष ज़्यादा मुखरित है। ये कविता अपने रचना विन्यास में प्रगीत धर्मी है, किसी किसी में तो नाटकीय रूप में, बावजूद काव्य भूमि मुख्यतः प्रगीत भूमि है। कहीं नाटकीय काल्प मिलता है तो कहीं पूर्णतः विश्व शुद्ध प्रगीत, जैसे सहर्ष सहर्ष स्वीकार है सहर्ष सहर्ष स्वीकारा है, अथवा मैं तुम लोगों से दूर हूँ, जैसा कि मुक्तिबोध स्वयं लिखते हैं कि निसंदेह उसमें तथा केवल आभास नाटकीयता, केवल मरीचिका वह विशुद्ध आत्मगत काव्य है। जहाँ नाटकीयता है वहाँ भी कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की है। जहाँ नाटकीयता है वहाँ वस्तुतः भावों की गतिमयता है, क्योंकि यहाँ जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है। इस प्रकार यह आत्मप्रता अथवा भावमयता किसी कवि की सीमा नहीं बल्कि शक्ति है, जो प्रत्येक व्यक्ति को गति और ऊर्जा प्रदान करती है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रगीत भी नाटक धर्मी लंबी कविताओं के सदृश ही, अर्थात यथार्थ को प्रतिध्वनित करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ बस वस्तुगत यथार्थ को अंतर्गत उस मात्रा में लेता है जितना उस यथार्थ में इंद्रियां उदारता के लिए आवश्यक है। इस प्रकार एक प्रगीत धर्मी कविता में वस्तुगत यथार्थ अपनी चरम आत्मपरकता के रूप में ही व्यक्त होता है। मुक्तिबोध को आत्मपरक छोटी कविता में निहित सामाजिक यथार्थता का बोध स्वभावतः होता है। यह है। और उसके बाद लंबी लंबी तो लिया हुआ है, मतलब आंसर है थोड़ा लंबा लंबा, लेकिन बात करते हैं उसको समझ के अपने तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना। हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान है, उदाहरण स्पष्ट करें। ये भी BBI के कैटेगरी में रख सकते हो। प्रगीतों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ जो है प्रगीत वे कविता है जिन्हें अक्सर माना जाता है कि ये कविताएं सीधे सीधे सामाजिक ना होकर अपनी वैयक्तिकता और आत्मप्रक के कारण लिरिक अथवा प्रगीत काव्य की कोटि में आती है। प्रगीति काव्य शैली नव्यतम विकास है। प्रगीत धर्मी कविता न तो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त समझी जाती है न उनसे अपेक्षा की जाती है, क्योंकि साम्राज्य समझ के अनुसार अंततः नितांत व्यक्तित्व और आत्मपरक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति मात्र है। परंतु छायावादी काल में प्रसाद की शेर सिंह की शास्त्र समर्पण पेथोला की प्रतिध्वनि और पेथोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया तथा कामिनी की निराला की राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास जैसे आख्यान कवि काव्य इस मिथक को तोड़ते हुए प्रगीतों की अलग कोटि विकसित करते हैं। आगे मुक्तिबोध, नागार्जुन, शमशेर सिंह बहादुर और के प्रगीत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मुक्तिबोध के यहाँ प्रगीत वस्तुपरक नाट्य धर्मी कविताओं के रूप में आत्मपरक आत्मसंघर्ष में उपजी है, जिनमें सामाजिक भी निहित है। ये नई कविता के अंदर आत्मपरक कविता की ऐसी प्रबल प्रवृत्ति थी जो या तो समाज निरपेक्ष थी या फिर जिसकी सामाजिकता अर्थात अर्थवत्ता सीमित थी, परंतु इनमें जीवन यथार्थ भाव बनकर प्रस्तुत होता है। त्रिलोचन ने वर्णनात्मक कविता के बावजूद ज़्यादातर सोनेट और गीत ही लिखे हैं। कहने के लिए ये प्रगीत है, लेकिन जीवन जगत पर प्रकृति के जितने रंग बिरंगे चित्र त्रिलोचन के काव्य संसार में मिलते हैं
वे अत्यंत दुर्लभ है, यानी कि जहाँ मिलते हैं और दूसरे जगह जो है ये दुर्लभ है, जहाँ नहीं मिलते तो दुर्लभ ही होता है। प्रगीतों में मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, अतः प्रगीत का इतिहास समकालीन कवियों का इतिहास कह सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की आधुनिक प्रगीत काव्य किन अर्थों में भक्ति काव्य से भिन्न एवं गुप्त जी के आदि के प्रबंध काव्य से विशिष्ट है। क्या आप आलोचक से सहमत है? अपने विचार दीजिए, अपने आलोचक से सहमत है, अपने विचार में लिखिए या वर्णन कीजिए, ऐसे कुछ है। अब बात करते हैं आधुनिक प्रगीत काव्य में भी प्रबंध काव्य की भांति जीवन के सारे चित्र खींचे जाते हैं। मुक्तिबोध प्रसाद निराला, नागार्जुन शमशेर सिंह की लंबी कविताएं, क्रमशः ब्रह्मा राक्षस, पृथुला की प्रतिध्वनि, शेर सिंह का आत्मसमर्पण, तुलसीदास राम की पूजा, अकाल और उसके बाद इत्यादि की कविताएं उदाहरण है। इन इन आत्म इन कविताओं की खास बात यह है कि मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। यही बात है कि इनमें कही गई है इनमें बात कही गई है। प्रबंध काव्य की तरह इनमें भी नाटकता का समावेश है, साथ ही सामाजिक संघर्ष के बदले आत्मसमर्पण मुखरित है। परंतु निराला की कविता, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास में सामाजिक संघर्ष के साथ आत्मसंघर्ष का मिश्रित रूप है। आधुनिक युग के प्रगीत काव्यों के मुख्य भाव भूमि राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष जो गुप्त काव्यों में दिखलाई पड़ती है। इनमें भक्ति काव्य से भिन्न इस रोमांटिक प्रगीतात्मक के रूप में एक नया व्यक्तिवाद है, जहाँ समाज के बहिष्कार के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सामाजिकता पर मान्यता करता है। इन रोमांटिक गीतों में भक्ति काव्य जैसी तन्मयता नहीं है, किंतु आत्मीयता और इंद्रियता कहीं अधिक है। गुप्त का प्रबंध काव्य सीधे सीधे राष्ट्रीय विचारों को रखता है और रोमांटिक प्रगीत उस युग की चेतना और अपनी सामाजिकता में ही अधिक गहराई से वाणी दे रहे थे। इसलिए विशिष्ट आलोचक ने जो उदाहरण निराला आदि कवियों की कविताओं के प्रगीत के जो रूप में दिए हैं उदाहरण, इनमें सच्चे अर्थों में सामाजिकता छिपी है। अतः लेखक के विचार में सामाजिक संघर्ष के साथ आत्म संघर्ष भी मायने रखता है। अतः प्रगीत काव्य भक्ति काव्य से अधिक सूक्ष्म रूप वाणी देते हैं। अब है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th नंबर प्रगीत और समाज के संपूर्ण प्रश्न उत्तर इसमें हम कराएंगे, यानी करा ही रहे हैं। और बात कर लेते हैं 7th क्वेश्चन की। कविता जो कुछ कर रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकापीन में मानवता की आवाज़ सुन सकता है। इस कथन का आशय स्पष्ट करें, साथ ही उपयुक्त उदाहरण से अपने उत्तर की पुष्टि करें। तो क्या कहा, आलोचक की दृष्टि में प्रगीत वैसा काव्य है जिसमें काव्य का एकापीन झलके अथवा समाज के विरुद्ध व्यक्ति या समाज से कटा हुआ हो। प्रगीतात्मक का अर्थ है एकांत संगीत अथवा एकांत संगीत, अकेले में संगीत गाना, ये गाना सुनना, ऐसे कुछ है। एकांत संगीत अकेले कंठ की पुकार, यानी कि अकेले में गाना सुनना, अपने गाना गुनगुना जो गाते हैं। प्रगीत की यह धारणा इतनी बदमूल हो गई कि आज भी प्रगीत के रूप में प्राय उसी कविता को स्वीकार किया जाता है जो नितांत व्यक्तित्व और आत्मपरक है। परंतु थियोडोर एडोर्नो ने कहा है कि व्यक्ति अकेला ही यह ठीक है, परंतु उसका आत्मसंघर्ष अकेला नहीं है, उसका आत्मसंघर्ष समाज में प्रतिफलित होता है। यही कारण है कि बच्चन जैसे कवि रसल सपाट निराशा से अलग करते हुए एक गहरी सामाजिक सच्चाई को जग संघर्ष के सारण इनमें सच्चे अरण निराला आदि व्यक्त करता है। कवि अपने अकेलेपन में समाज के बारे में सोचता है कि नई प्रतिक्रिया के द्वारा उसका निर्माण करना चाहता है। यहाँ व्यक्ति बनाम समाज जैसे रसल द्वंद्व का समाज के अपने अंतर्विरोधियों ने ले लिया है। व्यक्तिवाद उतना आश्वस्त नहीं रहा है कि बल्कि स्वयं व्यक्ति के अंदर भी अंतर संघर्ष पैदा हुआ है। विद्रोह का स्थान आत्म विडंबना ने ले लिया है। यहाँ समाज के उस दबाव को महसूस किया जा सकता है जिसमें अकेले होने की विडंबना के साथ उसका अंतर द्वंद्व उसे सामाजिकता की प्रेरणा देता है और कभी प्रगतिवादी हो जाता है। परिणाम अंदर से निकलकर बाहर जनता के पास जाना है, बस
इतना ही है। और उसके बाद है कि अगला नंबर यानी कि नेक्स्ट 8 नंबर की मुक्ति बोध की कविताओं पर पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों है? आलोचकों के इस विषय में क्या निष्कर्ष है? मुक्ति बोध की कविताओं में पुनर्विचार करने की आवश्यकता इसलिए है कि उनकी कविताओं में निहित सामाजिक सार्थकता की संभावनाओं का पूरा एहसास किसी को ना था। नई कविताओं के अंदर पाठपर कविताओं की एक ऐसी प्रबल प्रवृत्तियाँ थी जो या तो समाज को निरपेक्ष या फिर जिसकी सामाजिक अर्थकता सीमित थी। इसलिए इन सीमित अर्थ भूमि वाली कविताओं के आधार पर निर्मित एकांगी एवं अपर्याप्त काव्य सिद्धांत के दायरे को तोड़कर एक व्यापक काव्य सिद्धांत की स्थापना के लिए मुक्ति बोध की कविताओं को समावेश ऐतिहासिक आवश्यकता थी। किंतु इसके बाद भी ऐसी अनेक आत्मप्रगीत धर्मी छोटी कविताएं बची रहती है जो अपनी सामाजिक अर्थवत्ता के कारण उस काव्य सिद्धांत को व्यापक बनाने में समर्थ है। मुक्ति बोध की कविता रचना विन्यास में प्रगीत धर्मी या नाटकीय रूप में बावजूद काव्य भूमि प्रमुखता व्यक्ति प्रगीत धर्मी इसमें कोई शक नहीं है कि उनका समूचा काव्य मूलतः आत्मपरक रचना विन्यास कहीं पूर्णतः नाट्यधर्मित, कहीं नाटकीय काल्प है, कहीं नाटकीय प्रगीत है और कहीं शुद्ध प्रगीत है। कवि स्वयं उसके बारे में लिखते हैं कि इसमें कथा केवल आभास, नाटकीयता केवल मरीचिका है। वह विशुद्ध आत्मगत काव्य नाटकता है। वहाँ जीवन यथार्थ भाव बनकर प्रस्तुत होता है या बिंब या विचार बनकर। कहने की आवश्यकता नहीं है कि आत्मपरक प्रगीत भी नाटकीय धर्मी लंबी कविता के सदृश ही यथार्थ को प्रतिध्वनित करते हैं। इस प्रकार उनकी कविताओं में निहित सामाजिकता सार्थकता का बोध संभावनाओं की तलाश करता है, जिसके लिए मुक्ति बोध की कविताओं का पर पुनर्विचार आवश्यक है। अब बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पे 100% व्याख्या एक तरह से ये दिया हुआ है। त्रिलोचन और नागार्जुन के प्रगीतों की आवश्यकता क्या है? पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। नववर सिंह ने त्रिलोचन के सोनेट कि ये क्वेश्चन जो है तन गई रीड गई ये उल्लेख दोनों की रचनाओं का ये जो दिया हुआ है तो कह सकते हैं इसको ध्यान से रखना है कि किस कहानी के किस काव्य के हैं। इसके बारे में यहाँ पे दिया है। त्रिलोचन की कविताएं कहने के लिए प्रगीत है, लेकिन जीव जगत और प्रकृति के जितने रंग बिरंगे चित्र त्रिलोचन के काव्य संसार में मिलते हैं वे अन्यत्र दुर्लभ है। यानी कि जहाँ मिलते हैं अदर जगह जो क्या है ये दुर्लभ है। किंतु इस भास्वर चित्रों में अंततः जीवतांश जानने वाला प्रगीत नायक का एक अनूठा व्यक्तित्व है, जिसका स्पष्ट चित्र उस जनपद का कवि हूँ संग्रह उन आत्मरक सिनोट में मिलता है। इनमें इसे करके जो है इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न जो है आराम से इसको पढ़ के जो है रिवीजन कर सकते हैं। थोड़ा लंबा है और अपने से शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है ज़्यादातर जो कहानी यहाँ पे दिया है लंबा है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज के जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे इस चैप्टर की। आज का पहला ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का नामवर सिंह की कौन सी रचना है। नामवर सिंह की रचना की बात करते तो ये आप सभी को पता ही है कौन सा है, प्रगीत और समाज है। और वही बात करते हैं नेक्स्ट की नामवर सिंह के गुरु कौन थे। तो नामवर सिंह के गुरु की बात करें तो ये कौन थे, तो इसका गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। याद रखना बी नंबर हो जाएगा। नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से की थी, तो बीए तथा एमए की शिक्षा की बात करते हैं बीएचयू से की थी। बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसका पूरा नाम हो जाता है। अब प्रगीत कैसा काव्य है, प्रगीत की बात हुई है कैसा काव्य है, तो ये आत्मपरक काव्य है यानी कि प्रबंध काव्य है। यहाँ पे देखते हैं प्रबंध काव्य है। वही बात करते हैं दुनिया के हाथों को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। यह किस कवि की कविता का अंश है, तो यहाँ पे बात करता है इस किसका है, तो ये केदारनाथ सिंह का है, ये ध्यान रखना है। वही बात कर लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श क्या कौन सा था, तो बात कर प्रबंध काव्य था, सी हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है, तो मुक्ति बोध है, बी हो जाएगा। वही बात करते सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है, इसका आधार क्या है, समाज के विरुद्ध व्यक्ति, ये याद रखना है, सी हो जाएगा। वही बात करते हैं पर, यहाँ पे पर किसने या क्या होता है, पर किसने या सातों सागर को पार कापी से ही मानू हार, यह किस कविता का अंश है, कवि की कविता का अंश है, तो शमशेर बहादुर सिंह का है,
यानी कि बात करते हैं 10 नंबर नागार्जुन के काव्य संसार में प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार है? निष्कव्य फक्कड़ है, ये सी हो जाएगा। अब बात करते हैं नंबर सिंह कविता ने नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? 1971 में मिला था। तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तो बात करें नागार्जुन की है। वहीं बात करें नंबर सिंह की 1970 में किस विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग में अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति थे? तो ये हम बात करते हैं दूसरी जोधपुर परंपरा विश्वविद्यालय की खोज किसने की, किसकी रचना है? तो यह जो है रचना किसकी? नामवर सिंह की है। वही बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया के कवि है? जब जयशंकर प्रसाद है। वहीं बात करें तुलसीदास के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास के रचयिता की बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और कविता के लिए प्रगीत मौन के लेखक कौन है? प्रतिमौन के लेखक का नामवर सिंह है। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह कविता की पंक्ति है किसकी? तय तो यही था, तय तो यही था, यानी कि डी हो जाएगा। हाँ, तुम लोगों से दूर है किसको कविता है, यानी किसकी कविता है? मुक्तिबोध से, मुक्तिबोध की। नामवर सिंह का जन्म की बात करें तो कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1927 में हुआ था। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो नामवर सिंह की पुस्तक पृथ्वीराज रासो की भाषा है। और कौन सी कविता नामवर सिंह की नहीं है? तो नामवर सिंह की कविता की बात करें तिरिच नहीं है। और राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखना है। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह है। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? तो निबंध है। और नामवर सिंह को किसकी कृति पर साहित्य अकादमी मिला था? कविता के नए प्रतिमान पर। और नामवर सिंह का प्रबंध प्रधान संपादक है आलोचना त्रैमासिक है, याद रखना है। कामयानी के कवि कौन है? कामयानी के कवि की बात करते हैं निराला जी है, याद रखना है। वही बात करते हैं लिरिक का पर्याय क्या है? तो लिरिक का पर्याय की बात करते हैं प्रगीत है। तो इस चैप्टर का इतना ही 29 जो है ऑब्जेक्टिव है, तो ध्यान से याद करना है। जितना ज़्यादा रिवीजन करते हैं उतना अच्छा रहेगा। इससे पहले वाला अगर नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखें। इससे पहले 8 एक्सरसाइज का जस्ट इसी तरह हम रिवीजन करा दिए हैं। क्लास की थोड़ा इसमें शॉर्टकट आए हैं क्योंकि क्लास में थोड़ा लंबा कहानी की तरह जाते हैं ताकि विद्यार्थियों को जो है याद हो जाए आसानी से। इसमें तो उस तरह तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि करेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और देखने में भी बोरिंग महसूस होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।